बैठे हुए जिम्मेदारान जनाब सदर साहब और आप तमाम साथियों, पूरे जुल्म के खिलाफ एक एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया गया। ये एहतजाज मुसलसल दर्ज करवाने की वजह यह है कि हमको इस बात का एहसास रहे कि जहां हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई और मालेगांव शहर ने अपना एहतजाज दर्ज करवाकर हमारा जमहूरी मजहबी हक अदा किया, वहीं बेगुनाह 60 से ज्यादा लोग जेल में कुर्बानियां दी। और वहां यह भी याद रहे कि मालेगांव शहर में कुछ ऐसे भी लोग थे जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ एहतजाज करने वालों को फंसाने का काम कर रहे थे। ये भी याद रहना चाहिए। जिनके बड़े बड़े खानदान हैं, हर जगह वो पहुंचे रहते हैं, कहीं मैयत हो जाए तो पहुंच जाए, कहीं कुछ खुशखबरी की बात हो तो वहां पहुंच जाए। जहां गर्दी जमा हो, भीड़ जमा हो, वहां ये पहुंच जाते हैं। लेकिन हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ ये नहीं पहुंचे, ये तुम याद रखो। और जो पहुंचे हैं उनकी कुर्बानी की कदर करो। लोग बोलते हैं हमारा बहुत बड़ा खानदान है, मेरे 7 भाई 70 भतीजे हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी बंदूकें हैं। कहीं से बात आती है कि लाइसेंस वाली भी बंदूक है, कहीं से स्टेज पे बंदूकें आती हैं। वो जो बंदूकें आती हैं वो किसी को मारने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए आती हैं। तो ये याद रखो, किसी के पास बड़ा बड़ा खानदान है, किसी के पास बहुत ताकत है गुंडों की, लेकिन मेरे पास सिर्फ तुम लोग हो, निहाली लोगों। मैं अगर अकेली हूँ, मैं एक औरत हूँ, तो मेरे साथ तुम लोग हो। और तुम वो हो कि जिनके बड़ी बड़ी दादागिरी चलती है, वो कोर्ट से भागते फिरे, बड़े बड़े कंपाउंड वाले। लेकिन तुम वो थे कि जब निहाल अहमद की बेटी कोर्ट में अकेली थी तो निहाल अहमद के वर्कर वहां आकर मौजूदगी दर्ज कराए। तुम वो हो। अरे जिसके पास आवाम की ताकत है, जिसके पास उसूलों की ताकत है, उसके पास जरूर अल्लाह की ताकत होती है, ये मानती हूं मैं। मालेगांव शहर में जब एहतजाज हुआ 12 नवंबर को, और एहतजाज जब हो रहा था तो बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे थे एहतजाज करने वाले, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था कि हमने ऐसा बंद करवाया है कि भिखारी भी भीख मांगने नहीं आ रहा है। लेकिन जब पुलिस ने अपनी सख्ती बताई तो वो भागते फिरे, ऐसा भागे कि साल भर नजर नहीं आए। ये उनकी बहादुरी है। और जो अपने आप को मुखय्यर कहते हैं, जो लोग जेल में थे ना, माली तौर पे इतने कमजोर थे, अभी जिया मुस्कान अपनी बात रख के यहाँ से गए, उनकी ये हालत थी कि उनकी बीवी हामला थी और वो अकेली घर में अपने ससुर को संभालती थी। और उसको इस बात का डर था कि जब ये बच्चे की पैदाइश का वक्त आएगा तो मैं दवाखाने में रहूंगी तो मेरे ससुर को कौन संभालेगा, मेरे 2 बच्चों को कौन संभालेगा, और उसके घर की कफालत भी मुश्किल थी। वहीं अब्दुल रहीम पुकारे वाले थे, जिनकी माँ बिल्कुल मौत के करीब थी। जब मैं उनके दरवाजे पे गई तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, और जब उनको लगा उनका बेटा नहीं है तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया। फिर कोई एहसास जज्बात उनके चेहरे पे नहीं। ये वो कुर्बानी देने वालों का घराना था। और ये जो अपने आप को मुखय्यर कहते हैं ना, साल भर भागते फिरे, खुद भी भागे, बेटे भी भागे, भतीजे भी भागे, भाई दवाखाने में से भागे। और मुस्तकीम ने बताया किस हालत में भागे। हफ्ता शुरू हो गया था बिस्सी पुलिस वालों की। जिस पुलिस वालों के पास पैसे खत्म हो जाते थे वो कंपाउंड का एक टर्म करके आते थे और उनके यहाँ पैसा पहुंच जाता था। लेकिन किसी
मजबूर गरीब जो जेल में था, उनके घर एक दाना ये लोग नहीं पहुंचाए। ये कैसे मुखय्यर, ये सबसे ज्यादा मुस्तहिक है, सबसे ज्यादा बुज़दिल है, सबसे ज्यादा गरीब है। गरीब सबसे ज्यादा वो होता है जिसके को अल्लाह ने दिया फिर भी खर्च नहीं कर पा रहा है। गरीब वो नहीं है कि जिसके पास नहीं है और वो खर्च नहीं कर पा, उसके पास आएगा ना तो वो खर्च करेगा। ये गरीब है कि जिनको अल्लाह ने दिया लेकिन खैरात करने की ताकत नहीं दी। ये सबसे ज्यादा गरीब और रहम के मुस्तहिक हैं। आज मालेगांव शहर में स्टेज सजाए जा रहे हैं, कहीं 12 नवंबर के नाम से झूठी तारीफें लेते हैं तो कहीं फलस्तीन का झंडा लहराने में, फलस्तीन का झंडा लहराने में जो नौजवान थे और पुलिस उनको लेके गई, उस वक्त यही निहाली समाजवादी लोग पुलिस स्टेशन में गए थे, कोई आसिफ साहब नहीं गया था। अब वो स्टेज पे झंडा लहरा रहा है ना, 12 नवंबर में ये शामिल नहीं, किसी को बचाने में शामिल रहे, बल्कि इनके वालिद जब जब कोर्ट में तारीख आती थी तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे और ये बोलते थे कुछ न कुछ तो इन्होंने किया है। इतनी ही इनकी प्यास नहीं बुझी, जब मैं लोगों के लिए कोर्ट में जाती थी तो मेरे खिलाफ इन्होंने अफिड्यूट दिलवाया, झूठा अफिड्यूट कि शान हिंद शहर में फसाद करवाना चाहती है। मैं वो शान हिंद थी जिनके वालिद नहीं था, जिनका भाई नहीं था, शौहर जेल में था, मैं अकेले अपनी दोनों बच्चियों को लेकर घर संभाल रही थी और उसके बाद शहर में एहतजाज भी कर रही थी। उसके खिलाफ ये लोग मेरे खिलाफ अफिड्यूट दिए और ये बोले कि इसको गिरफ्तार करो और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिए और ये बोले कि हमने पुलिस को अफिड्यूट पहुंचा दिया है और अब इंक्वायरी भी हो रही है और इंक्वायरी शुरू भी हो गई। मैं समझ गई कि ये बुज़दिली कहाँ से शुरू हुई। मुझे जैसे ही फोन आया कि जिला एसपी आए हैं और तुमको सिटी पुलिस स्टेशन में बुला रहे हैं, मैं बच्चों को, मेरी बच्चियों को ये बोल के गई कि अगर मैं 2 घंटे में वापस नहीं आई तो नानी को फोन करना और सीधा उनके घर चले जाना। और मैं वहाँ गई और वो जिला एसपी जो थे ना, उनको वही अंदाज में बोला कि तुम किसको फंसाने की कोशिश कर रहे हो और किस दलाल के बोलने पे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तुम अगर समझते हो कि मैं डर जाऊंगी तो मैं निहाल अहमद की बेटी हूँ, अगर मैं जेल में गई ना तो इस शहर में क्या होगा ये याद रखना। और इलेक्शन सर पर है, मुझे डराने के लिए तुम लोग ये सब करते हो तो ये याद रखना, मैं जेल से इलेक्शन लड़ूंगी। हमने जेल से भी एक नुमाइंदे को चुन के लाया तुम लोगों ने मालेगांव। ये याद रखना कि निहाल अहमद की लड़की को नहीं डरा पाओगे तो उसके बाद से न कोई जिला एसपी आए, न कोई इंस्पेक्टर आए और ना कोई पुलिस वालों का अफिड्यूट मेरे पास आया। तो ये तुम समझ लो, ये निहाली ताकत निहाल अहमद के इंतकाल के 10 साल बाद भी जिंदा है। तो तुम समझ लो निहाल अहमद के खून में कितनी निहाली ताकत होगी। अगर कोई फिरका परस्तों का आलेकार बनके कानून का रखवाला समझता होगा और 12 नवंबर जैसे झूठे केस में पुलिस इस शहर की अक़लियत को फंसाती होगी तो ये याद रखो पुलिस वालों कि ये ताकत और चमचागिरी हमारे यहाँ से नहीं होती। तुम अगर हमको फंसाने की कोशिश बिला वजह गैर कानूनी काम नहीं करते हुए भी तुम कानून के शिकंजे में फंसाने की कोशिश करोगे तो समझ लेना निहाली अब अकेले नहीं है, अब साथ में समाजवादी भी हैं। और हमको ये भी समझता है कि कहाँ से कौन अपना जेब खर्च लेता है, कहाँ से किसका हफ्ता आता है, हम बर्दाश्त करते हैं, बोलते नहीं हैं। लेकिन बिला वजह अगर आवाम के खिलाफ कोई पुलिस वाला सिर्फ मजलूम को, मासूम को परेशान करने की कोशिश करेगा तो हम कतई उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसको उसकी जो असली हकीकत है वो फंसा के रहेंगे जैसे तू घुसर फंसा था। मालेगांव शहर में इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन में मैं अपनी उम्मीदवारी के लिए जो मेरे मुद्दे हैं वो बयान करने खड़ी हूँ। मौलाना
मुहिबुल्लाह नदवी साहब यहाँ आए हैं, वो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े। उनको मालूम है कि जब इलेक्शन में हुकूमत, जो आज बीजेपी की हुकूमत है, वो पहले भी थी, उनके पास कोई मुद्दे नहीं थे, तो सिर्फ वो धर्म की बात करती थी, क्योंकि उनके पास ये नहीं बोल सकते थे वो कि हमने रोजगार कितना दिया, हम महंगाई रोक नहीं पाए, हम मईशत का डब्बा गोल कर दिए, तो वो सिर्फ मजहब की बात करती थी। वैसे ही मालेगांव शहर में इलेक्शन हो रहा है, मुद्दे की बात नहीं की जाती, इधर से हरा झंडा, उधर से हरा झंडा, इधर से बंदूक, उधर से तलवार। अरे तुम ये बताओ कि तुम 10 साल एमएलए रहे, दूसरे ये बताएं कि वो 15 साल एमएलए थे, वालिद वालदा मालेगांव शहर की मेयर थी, तुमने मालेगांव शहर के डेवलपमेंट के लिए क्या किया? आज तुम विजन की बात करते हो, भले ही विजन की स्पेलिंग भी नहीं आती हो आसिफ शेख को कि विजन कैसे लिखते हैं, लेकिन वो बोलते हैं हम एक विजन के साथ इलेक्शन में खड़े। मैं एक विजन के साथ इलेक्शन में खड़ी हूँ। मैं आप लोगों के सामने इस बात को रखने के लिए खड़ी हूँ कि मालेगांव शहर के जो 70% आबादी का हिस्सा है, जो 70% टैक्स भरता है, लेकिन सिर्फ फिरका परस्ती के नाम पे हमको हमारे डेवलपमेंट को रोक दिया जाता है, उसको मैं दोबारा बहाल करूंगी। मालेगांव शहर की जो खवातीन जो घरों में रोजगार हासिल करना चाहती है, उनको स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया ऐसे कानून के जरिए, ऐसी पॉलिसियों के जरिए घर बैठे रोजगार मिले और मेहनत के हिसाब से उनको पैसा मिले, ये काम मैं करूंगी। पावरलूम की सनत जो मुसलसल बहरान का शिकार है, मौलाना ने कहा कि जिस तरह यूपी में पावर बिल फिक्स हुआ करता था लूम पर, सिर्फ लूम पर ही नहीं, दुकानों में और मकानों में जो पावर कंपनी अपनी मस्ती करती है, उसको उसकी हैसियत और उसको उसके जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से काम करवा के, अगर एग्रीमेंट से सवाल करोगे ना तो 1 महीने में भगा दोगे तुम उनको। ये कानूनी ताकत होगी तुम्हारी। यहाँ मसला ये है कि जो एमएलए थे और हैं वो सब वजन के नीचे दबे हुए, इसलिए कोई पावर कंपनी के खिलाफ नहीं बोलता। मालेगांव शहर की पावर कंपनी की मस्ती खत्म करने के लिए, पावरलूम के लिए बेहतर पॉलिसी लाने के लिए, और जो लोग रोजगार करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट, कोई फैक्ट्री में, अखिलेश यादव साहब को बोल के मालेगांव शहर में एक ऐसा प्रोजेक्ट लगाया जाए जहां पर लोग काम कर पाए। बम्बई, पूना, इचल करंजी में जो मजदूर करते हैं काम और अपने घरों के बुजुर्गों की मैयत में नहीं आ पाते, ये नौबत ना आए हम पर। जो राशन कार्ड पीले आज बंद हो गए हैं, जो केसरी कार्ड पे अनाज बंद हो गया है, जो घर पट्टी, नल पट्टी हमारी बहुत ज्यादा हो गई है, पावर बिल बहुत ज्यादा हो गया है। आज गरीब का बच्चा तालीम हासिल नहीं कर पाता क्योंकि उसको प्राइवेट स्कूल में डोनेशन देने की हैसियत नहीं है। तो प्राइमरी स्कूल का निज़ाम बेहतर करके 1ली से 10वीं तक करके कि गरीब का बच्चा भी तालीम हासिल कर पाए, इज्जत से वो रोजगार कर पाए, तालीम याफ्ता हो जाए, ऐसी कोशिश मैं करवाऊंगी। और सबसे बड़ा है हमारा तहफ़्फ़ुज़। सिर्फ इसलिए हम पर जुल्म होगा कि हम अक़लियत में हैं, तो ये ताकत तुमको कौन रोक सकता है पता है? जब तुम्हारे अंदर तालीमी सूझबूझ हो, तुम्हारे अंदर कानूनी सूझबूझ हो। मैं LLB हूँ, मैंने MBA भी किया है, बिजनेस भी जानती हूँ। मैं मालेगांव शहर के मुस्तकबिल के लिए तुम्हारी हिफाजत कानून के जरिए और तुम्हारी मईशत, तुम्हारा रोजगार बेहतर हो, वो एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए बहाल करने की कोशिश करूंगी, ये वादा करती हूँ। मालेगांव शहर में जो एक जमूर स्कूल है वो साथी निहाल अहमद साहब बनाए, जो स्कूल TM स्कूल आपके करीब है वो साथी निहाल अहमद बनाए, फार्मेसी कॉलेज साथी निहाल अहमद साहब लाए। साथी निहाल अहमद साहब के अलावा किसी भी लीडर की ये ताकत नहीं रही, किसी MLA की कि आंगनवाड़ी भी मालेगांव शहर में लाए। तो मैं स्कूलों के जाल के साथ साथ तुम्हारी हिफ्ज़ान सेहत के लिए आंगनवाड़ी और हमारे बेहतर सेहत के लिए
दवाखाना जो हमारा सौदेबाजी में चला गया, ये हिस्सा 70% मजदूरों का है। हमारा हक है कि हमारी हिफाजत सेहत अच्छी हो, इसके लिए बेहतर हॉस्पिटल, ताकि हमारी माँ बहनों बुजुर्गों को धूलिया या नासिक इलाज के लिए न जाना पड़े। ये मैं आपसे वादा करती हूँ। मैं इलेक्शन में उम्मीदवारी कर रही हूँ। मेरे खानदान निहाली वर्कर और समाजवादी लोगों के भरोसे मैं ये उम्मीद करती हूँ कि 20 तारीख को जब इलेक्शन होगा तो तुम ही हो। और सुन लो, समाजवादी पार्टी की साइकिल की ही ताकत है जो ये घराना जो गुंडागर्दी, सट्टा जुआ और नशे को जो बढ़ावा दे रहा है, उसको तुम ही खत्म कर सकते हो। बाकी किसी में ताकत नहीं है खत्म करने की। अगर इस घराने को हराना है, मालेगांव शहर का तहफ्फुज़ और जो नस्लें नशे में मुलव्विस है उसको बचाना है, तो समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान पर वोट दो। मैं एक बेटी, एक माँ, एक बहन तुम्हारे सामने खड़े होकर दरख्वास्त करती हूँ कि मैं इतनी हिम्मत कर रही हूँ आपके हौसले पर, आप लोगों के भरोसे पर, और आप जो मुझसे भरोसा करेंगे, मैं ये निहाली भरोसा इंशाअल्लाह कायम रखूंगी। आखिरी बात मैं मौलाना मुहिबुल्लाह साहब से कहना चाहती हूँ कि ये शहर मस्जिदों का और मदरसों का, मीनारों का है। अल्लाह ने आपको उस जेपीसी कमेटी में रहने का मौका दिया है जो अल्लाह की ज़मीन पर शरपसंदों की नज़र है। ये इलाका वो है जहाँ बहुत बड़ी ज़मीनें हैं जो वक्फ की हैं, अल्लाह के नाम पे दी हुई हैं। आप उसको बचाने में, लोगों की फलाह में, जो कानून हमारा वक्फ का शरई कानून है वो वैसा ही रहे, इसका मैं मालेगांव शहर की तरफ से आपसे अपील करती हूँ कि वक्फ के कानून को बचाने में जो कायम है शरई कानून, उसको रखने में आप मददगार साबित हो। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह इनसे बेहतर काम ले। मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम से, और ये उम्मीद करती हूँ कि 20 तारीख को हम जो इलेक्शन में वोट देंगे साइकिल निशान पर, वो मालेगांव शहर के मुस्तकबिल का नया रोशन बाब खोलेगा। और 23 तारीख को इंशाअल्लाह हम रहनुमाई करेंगे, लोगों का दिल जीतेंगे, ये उम्मीद है मुझे। साथियों, आज के इस आलीशान जलसे के सदर हमारी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुहिबुल्लाह नदवी साहब और स्टेज पर बैठे हुए शहर के और महल्ले के सरकर्दा अफराद और ये हजारों का मजमा जो इस शहर में तब्दीली लाने के लिए आया है। मैं हर जलसे में बोल रहा हूँ कि शहर तब्दीली चाहता है, इन 25 साल की मिली जोर से तब्दीली चाहता है, फिरका परस्तों के दबदबे से तब्दीली चाहता है। हमेशा इस शहर में निहाली दबदबा रहा, मगर 12 नवंबर 2021 हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सोच रहे होंगे कि 12 नवंबर की बार बार क्यों बात हो रही है और हम काला ड्रेस पहन के क्यों आए हैं। तो मैं उनको बता दूं कि यहाँ कई लोग जो स्टेज पर बैठे हैं, हम 12 नवंबर में बेगुनाह लोग सैकड़ों की तादाद में जेल गए थे। वो 12 नवंबर जिस वक्त हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई थी, आप बताइए कि शेख रशीद खानवादे का जो शेख आसिफ अपने आप को बोलता है कि हम बहुत बड़े बहादुर हैं, मेरा खानदान बहुत बड़ा है, मेरे भतीजे भाई बहुत बड़े हैं, ये एक भी फर्द उस वक्त हुजूर की शान में गुस्ताखी वाले दिन रोड पर एहतजाज करने के लिए क्यों नहीं आया। आप सोचिए कि थोड़ी थोड़ी बात पर लोगों को धमकी देना, गोलियां चलाना, तलवार निकाल लेना, आगरा रोड के शुमाली हिस्से वालों को डराना, ये सब करने वाले जब 12 नवंबर आया उस वक्त इनके खानदान का एक फर्द क्यों सामने नहीं आया। ये शहर को सोचने का सवाल है कि सिर्फ हरा झंडा लेकर
कौम मिल्लत को नहीं बचाया जा सकता। मैं हमेशा बोलता हूं कि इस मुल्क में सिर्फ दस्तूर को लेकर ही हम कौम मिल्लत को बचा सकते हैं। 12 नवंबर का जब वाकया हुआ, जब जुलूस निकला, जो तंजीम ने ऐलान की थी रजा एकेडमी, उस तंजीम से इस हुसैन सेठ कंपाउंड के लोगों ने वो तहरीक को हाईजैक करने की कोशिश की। बुध के दिन जुमा का जुलूस था और बंद था, जुलूस तो था ही नहीं, बंद का ऐलान था। मगर बुध के दिन सारे प्रोग्राम हुसैन सेठ के कंपाउंड में लाए गए और पूरा प्रोग्राम हाईजैक किया गया। और उन गधों को ये नहीं समझ रहा था कि निहाल साहब थे जो मालेगांव बंद करा लेते थे। इन गधों को किसी ने बोल दिया कि अब तो निहाल साहब जो बंद कराते थे, अब तुमको पूरा उसका क्रेडिट मिलने वाला है। बस क्रेडिट की लड़ाई में इनके पास ना कोई प्लान था, ना इनको कुछ समझ रहा था। सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए सब लोगों को कंपाउंड में जमा किया गया। उस पर भी कोई बात नहीं। लेकिन जब वाकया हुआ, मामूली पथराव हुआ, उसके बाद जब कानूनी मदद की बात आई, जेल जाने की बात आई, तो ये बहुत बहादुर हैं। ये भी बोलते हैं बहुत बड़ा खानदान है, बहुत बहादुर लोग हैं। सारे के सारे भगोड़े थे, सारे के सारे भगोड़े थे। एक आदमी जेल जाने के लिए तैयार नहीं था। एक तो इतना बहादुर था कि हॉस्पिटल के बेड पर पेशाब कर दिया था पैंट में। ये भी सच्चाई है। ये लोगों को डराएंगे, ये खुद डरे डरे सहमे सहमे हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि किसी को कोई एक लफ्ज बोल दे। यही हाल इस्लामाबाद के दबंग लोगों का है। आप सोचिए, ये इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, इतनी बहादुरी की बात करते हैं। 12 नवंबर के वक्त इनके खानदान का, इनके घर का एक फर्द क्यों उस एहतजाज में नहीं आया जो हुजूर की शान में गुस्ताखी के लिए किया गया था? सिर्फ हम ही थे जो एहतजाज में भी आए, जेल भी गए और जेल से आने के बाद लोगों की मदद की। जब जेल में थे तो एक ही लेडीज वाहिद औरत लीडर थी जो धरना भी दी, जो कोर्ट में दिन दिन भर लोगों के वास्ते बैठी रहती थी। ये पूरे शहर ने देखा है। मगर उस वक्त भी ना यूनुस ईसा फैमिली का कोई फर्द कोर्ट में मदद के लिए आया, ना ही आसिफ शेख के यहाँ से किसी ने कोई मदद करने की कोशिश की। आप उस वक्त के YouTube चैनल देखेंगे तो इन्होंने एक ही काम किया कि जब बेल एप्लीकेशन जेल में आता था तो ये एक बात जरूर बोलते थे। जब भी जेल में एप्लीकेशन आता था तो ये एक बात जरूर बोलते थे कि कुछ ना कुछ तो इन्होंने किया है। इस तरह की बात बोली जाती थी कि प्रशासन और टाइट कोर्ट में अपनी पेशी के वक्त जो कागजात थे उसको इस तरह से दिया जाता था कि जिस जेल में जाने वालों को चंद दिन में छूटना चाहिए था उनको 11 महीने लग गए। उस वक्त भी एक वाकया हुआ शेख खलील और अब्दुल मालिक के बीच में। वो 1-1.5 महीने में छूट के आ गए। गोली चली थी, गोली, मगर 1-1.5 महीने में छूट के आ गए। मैं भी जेल में था। जेल में ये एक दूसरे के साथ रहते थे और बोलते थे कि एक दूसरे की मदद करके मामलात को ख़त्म किया जाए। ये बात झूठ है क्या कि अब्दुल मालिक और शेख एहसान ने उस वक्त सेटिंग करके छूटने की बात नहीं की? गोली चलाए हुए लोग 1 महीने में छूट गए। पत्थर का जिन पर इल्ज़ाम था उनको 11 महीना लग गया। अभी जो वाकया हुआ, अब्दुल मालिक पर गोली चली। मुझे बताओ ऐसा कौन सा कानून था कि गोली चलाने वाले 2 महीने के अंदर छूट गए? ये मालेगांव शहर की आवाम है, इन्हें पता है कि जब इस शहर में कंप्रोमाइज होता है किसी लड़ाई का, उसी वक्त लोग जल्दी छूटते हैं। इन्होंने फिर कंप्रोमाइज किया। अगर ये हमारे पास होते
मैं खुद गया था इनके घर पर, अब्दुल मालिक के घर पर मैं खुद गया था कि अगर कानूनी मदद चाहिए तो मुझे बोलो, मैं कानूनी मदद करता हूँ। हाई कोर्ट से लेके जहाँ तक जाना है इन शेख आसिफ और इन खानदान वालों के खिलाफ। मगर उन्होंने मुझसे कोई कानूनी मदद नहीं ली, जबकि सारा शहर जानता है कि हमको जेल भेजना भी आता है और हमको जेल से निकालना भी आता है। ये पूरा शहर जानता है, मगर ये चाहते ही नहीं थे कि शेख आसिफ के खानदान के लोग जेल में रहें। हमेशा कंप्रोमाइज और मिली जोड़ की सियासत की है इन लोगों ने। इसीलिए आज एक तब्दीली की लहर है। इन मिली जोड़ वालों को घर बैठाने का वक्त है। मैं अभी जलसे में भी बैठा था तो बार बार ये कहा जा रहा था कि उस हिस्से का साउंड का वायर केबल निकाल लिया गया, शेख सफ़ी महाडा की तरफ का केबल निकाल लिया गया। इससे क्या होने वाला है? ये हजारों का मजमा अगर यहाँ से जाने के बाद आप एलानिया अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने साथियों को, आप शान हिंद को 6 नंबर पर वोट देने के लिए आवाज लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? एक आवाज में बोलो। ये कितना भी साउंड का वायर और केबल निकाल ले, मगर आपकी आवाज दबा सकते हैं क्या? आपकी आवाज दबा सकते हैं? अगर ये आवाज नहीं दब सकती तो साउंड के वायर निकाल लेने से आवाज दब जाएंगे। ये गलत फहमी में मत रहो। घर जाने का वक्त आ गया है। 20 नवंबर तब्दीली का दिन है। 23 नवंबर को इस शहर को एक नवा नुमाइंदा मिलेगा, जिसका इस शहर पे दबदबा भी होगा, जो इस शहर में तामीर और तरक्की के लिए काम करेंगी, जो इस शहर में पुलिस और प्रशासन ने जो जुल्म किया है 12 नवंबर के वक्त, वो ऐसा कोई वाकया इसके बाद ना हो। और हुजूर की शान में अगर गुस्ताखी हो तो इनके जैसा घर पर नहीं बैठेंगी, रोड पर निकलेंगी, एहतजाज करेंगी। ऐसा लीडर इस शहर को चाहिए। और मुझे यकीन है कि आज ये हजारों का मजमा जो 12 नवंबर के नाम से यहाँ जमा हुआ है, जो जुल्म और नाइंसाफी हमारे साथ हुई है, उस वक्त भी मैं बोला था कि आज केस अंडर ट्रायल है। जामीन पर जब हम बेल पर छूट के आए थे, जब भी कहा था कि आज तो हम कानून से छूट के आए हैं, मगर एक अवामी अदालत बैठेंगी। अवामी अदालत 20 नवंबर को बैठ रही है। उस अवामी अदालत में आपको इन दोनों के खिलाफ, जो ये मिली जोड़ लड़ते हैं इस शहर में, इन दोनों के खिलाफ तब्दीली के लिए, इस शहर के दबदबे के लिए, फिरका परस्तों को जवाब देने के लिए, इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए आप साइकिल पर वोट दीजिए। आज समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आजमी साहब, जो मुसलसल हाउस में 12 नवंबर के ताल्लुक से बोलते रहे, जो मुसलसल नुमाइंदगी करते रहे, ऐसे लीडर आज भी हाउस में हैं। अगर उनका हाथ मजबूत करना है तो आपको इस शहर से समाजवादी पार्टी का नुमाइंदा देना होगा। हम सेकुलरिज्म लेकर चलते हैं, हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं। हम दस्तूर से इस शहर को चलाएंगे और हम दस्तूर से ही इस शहर को बचाएंगे। दस्तूर ही वो ताकत है जो पुलिस के खिलाफ, जुल्म और नाइंसाफी करने वालों के खिलाफ आपका साथ दे सकती है। आप इसलिए इस इलेक्शन में बहुत सोच समझकर फैसला कीजिए। इस शहर में तब्दीली की एक लहर है, आप तब्दीली का हिस्सा बनिए। बस इतनी ही गुजारिश आप सब लोगों से है। बैठे हुए मेरे मोहतरम बुजुर्ग नौजवान और प्यारी माएँ और बहनें, जिन तक की आवाज़ पहुंच रही है, उन सबको मैं दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। बराए करम मेरे अजीज भाइयों, मैं आपको दरमियान उत्तर प्रदेश रामपुर से हाजिर हुआ हूँ। आप सब हालात की नज़ाकत से वाकिफ हैं, खूब जानते हैं
कि इस वक्त हमारे प्यारे वतन को किन चीज़ों की ज़रूरत है। आज हमारे वतन मुल्क हिंदुस्तान को ज़रूरत है तालीम की, रोज़गार की, अच्छी सोच की, अच्छी सेहत शहरियों की हो, इसकी ज़रूरत है। शहर अच्छे हो, देहात अच्छे हो, स्कूल अच्छे हो, नज़रिया और सोच अच्छी हो, पॉजिटिव हो, की ज़रूरत है, मुद्दे हैं। इसमें किसी धर्म और जात की बात नहीं है। अभी लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी के दरमियान मुझे बुलाया गया था। वहाँ और भी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। मैंने उन सब के सामने ये गुजारिश की, आज मैं उसको आपके जरिए दोहराता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ कि बराबर में हमारे मुल्क चाइना है, जिसने सारी दुनिया को अपने मैन्युफैक्चर्स आइटम से पाट दिया और दुनिया की इक्तिसादियात पर काबू पा लिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे वतन में हर जगह तालीम, सेहत के मराकिज़ हो और सारी दुनिया हिंदुस्तान इल्म हासिल करने के लिए आए? क्यों नहीं हो सकता? आप समझिए, बहुत गहरी बात, छोटी सी बात में मैं कहना चाहता हूं। घर के हेड फैमिली मियाँ बीवी में अगर झगड़ा हो तो बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। एक घर की बात है, एक परिवार की बात है, एक फैमिली की बात है। लेकिन जिस मुल्क में रोज झगड़े सरकारी सतह पर बर्पा किए जा रहे हैं, इश्यूज खड़े किए जा रहे हैं, तो वहां के नौजवानों को और तालिब इल्मों को क्या दिशा मिलेगी, क्या सीख मिलेगी, क्या रहनुमाई मिलेगी? आप लोग बहुत खुशकिस्मत है कि आपको एक ऐसी लीडर, हमारी बहन शान हिंद की शक्ल में एक रहनुमा, एक बहन मिली है जो मुझे उम्मीद है कि एक दिन वो पार्लियामेंट में इकरा हसन की तरह नासिक जिले की नुमाइंदा बनेंगी। मैं ये बात पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि अगर ये यूपी के किसी जिले से एमपी के लिए समाजवादी का टिकट इनको मिले तो सारे हिंदुस्तान, सारे हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई इनको पार्लियामेंट में पहुंचा देते हैं। आज आपके लिए मौका है। समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त बनकर उभरी है, जो मुल्क की पॉलिसी बनाने में महत्वपूर्ण हिस्सा ले रही है। देश के सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है और देश की तीसरे नंबर की पार्टी है, और मौजूदा सरकार बैसाखियों पर चल रही है, न जाने कब गिर जाए। इसलिए आप इस मौके को गवाइए मत। अपनी बहन का सम्मान और इज्जत आपके हाथों में है। इनको आप बढ़ाएंगे तो कल सेंटर में एक सेकुलर मजबूत ताकत होगी। तो पावर लूम के लिए जो बिजली उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने बहुत कम दामों पर दी थी, 65 रुपए फी लूम की थी, वो यहां पर भी होगी और उसका फायदा यहां भी होगा। अपने वोटों को किसी जज्बात में आकर तकसीम होने से बचाइए। यहां दो नदियां बहती हैं जो गंगा जमनी तहजीब की अलामत और निशानी है। आपके शहर में उसकी जिंदा मिसाल है।
यहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं, संगम होता है। ये शहर अपनी पहचान के लिए मशहूर है, लेकिन इसको नई दिशा और नई सिमत अब हमारे नौजवानों के हाथ में है कि वो क्या फैसला लेते हैं। मुल्क की सियासत तब्दील हो रही है। अब लोग वोट नफरत पर नहीं देंगे। आने वाले वक्तों में वो वक्त चला गया। अब लोग वोट मुद्दों पर दिया करेंगे। कौन उनके बच्चों और नस्लों को तालीम देगा, कौन उनके नौजवानों को रोजगार देगा, कौन मुल्क की शान को बुलंद करेगा, कौन शान हिंद को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएगा, इस पर लोग सोचेंगे। ये तभी होगा। देखिए, मुल्क में तहरीकें उठती हैं, जलसे जुलूस होते हैं, यह हक है। संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया। शाहीन बाग मूवमेंट चला, संविधान के हिसाब से चला। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब मेडिटेशन के लिए वहां आए और हमारी बहनों से उन्होंने मुलाकात की, इतने मुतासिर हुए। उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि बुर्का पहनने वाली और पर्दा करने वाली और सर पर स्कार्फ रखने वाली अपने माफी जमीन को, कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉ को इतने बेहतर तरीके से बयान कर सकती हैं। और इतना बड़ा मूवमेंट वो चला और कामयाबी के साथ इख्तिताम पर पहुंचा। इसलिए आप हजरात जज्बाती नारों में, जज्बाती बातों में बिल्कुल ना आए। जिस तरह से हमारी दो आंखें हैं, हमारे दो हाथ हैं। मैं कहता हूं हिंदुस्तान में रहने के लिए हमारे दो भाई हैं, हिंदू और मुसलमान। एक अगर खत्म होता है तो दूसरा बिल्कुल ज़ाय हो जाता है। इंसान की खूबसूरती, भारत की खूबसूरती खत्म हो जाती है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो विजन रखा पीडीए का, पिछड़ा, दलित और अगाड़ी और अल्पसंख्यक, और उन्होंने जिस तरह से सारे समाज के लोगों को, और खुसूसन उन लोगों को जो महरूम है तालीम से, तरक्की से, तरबियत से, उनको शामिल किया, जिसके नतीजे में बहुत रोकने के बावजूद भी 37 सीटें आई, वरना तो 50 के लगभग आते। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह मालीगांव के हमारे नौजवान, हमारी माएँ और बहनें बहुत संजीदगी से, हमारी बहन जिसका नाम ही अल्लाह ने उनके वालिदैन के ज़रिए से शान हिंद लिख दिया है, रख दिया है, तो वो एक दिन शान हिंद की अलामत बनकर पार्लियामेंट में आपकी आवाज़ उठाएंगी। मैं तो इनके अंदर जो जज्बा देख रहा हूँ, जो सलाहियत देख रहा हूँ, अभी दूसरी मरतबा मेरी मुलाकात हुई है तो वो मैं ऐसे देख रहा हूँ जैसे कोई मेच्योर पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, कानून जानते हैं, तहजीब और शाइस्तगी जानते हैं। तो इकरा हसन भी एक ऐसे इलाके से आती है जहाँ पर 40% मुस्लिम है, 30% मुस्लिम है और 60% नॉन मुस्लिम भाई उसको अपना कायद और रहनुमा बनाकर भेज सकते हैं। तो क्या नासिक वाले नहीं भेज सकते? भेजेंगे, लेकिन उसकी शुरुआत आपको करना होगी। मेरे नबी अपनी बहन का बहुत एहतराम करते थे। जब रज़ाई बहनें उनके घर आती थी तो फरमा दिया करते थे कि बहन जो तेरा जी चाहे ले जाए, हम तुझे हदिया देते हैं। लेकिन बहरहाल ये इस शहर की बेटी भी है, बहन भी है, और इनके शौहर ने जो है जो जज्बा दिखाया है कि वो नौजवानों के हुकूक के लिए, किसी मजलूम की हिमायत के लिए कभी पीछे नहीं रहते। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों मिलकर के इस शहर की
तस्वीर बदलेंगे, यहाँ का बेहतर कल्चर बदलेंगे और गंगी जमनी तहजीब को मजबूत करेंगे। और एक दिन वो आएगा कि इंशाअल्लाह ये पार्लियामेंट में भी आपकी आवाज़ उठा करके वहाँ के मसाइल भी हल करेंगे। मैं इसी अपील पर असेंबली की होने वाले इलेक्शन में असेंबली के लिए आप इसकी बात कर रहे हैं, मैं तो अगली बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ये तो फाइनल है, असेंबली में तो इनके पहुंच गई है। जिस तरह से मैं लोगों के जज्बात देख रहा हूँ, मैं अखिलेश जी की बात बताऊं कि जो अयोध्या से एमपी बने हैं, अखिलेश जी ने तकरीर करते हुए कहा कि ये पूर्व एमएलए हैं, वो एमएलए थे। तो लोगों ने पूछा तो कहा कि अब ये हो गए एमपी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये एमएलए तो बन गई, अब तो इन्हें इंशाअल्लाह एमपी बनना है। आने वाली 20 तारीख को आप इन्हें जल्दी से असेंबली में पहुंचाइए। न जाने कब इलेक्शन हो, ये पार्लियामेंट में पहुंचेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। मैं इस अपील पर, और फिर आप गौर कीजिए, उत्तर प्रदेश को, देश की सबसे बड़ी रियासत को, जो देश की तकदीर बदलती है, उसको यहाँ से क्या मैसेज आएगा? मोहब्बत का, उखुव्वत का, मुल्क के इत्तेहाद का, और जो संविधान को बचाने का जो प्रयास, जो कोशिश माननीय अखिलेश यादव जी ने शुरू की है, पूरे हिंदुस्तान में उसकी पजीराई हो रही है। मैं इन अल्फाज के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में जितने भी लोग उसके खड़े हैं, वो इंशाअल्लाह कामयाबी से हमकिनार होंगे और गंगा जमनी तहजीब और कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करेंगे। और मुल्क के जो असल मुद्दे हैं, जो मसाइल हैं नौजवानों के, बच्चों के, सेहत के, एजुकेशन के, उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।